ये मैप डिपिक्ट करता है कोरियन पेनिनसुला को बिफोर इट्स डिवीजन, और ये वही टाइम था जब जापान ने इस पूरी रीजन पर कॉलोनाइज किया हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जापान ने सोवियत यूनियन और यूएस को गिव अप कर दिया था, जिसके बाद से कोरिया पर इन कंट्रीज का कंट्रोल आ गया। इसके तुरंत बाद ही कोरियन पेनिनसुला को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 38 पैरेलल की एक लाइन ड्रॉ करी गई, जिसमें से सदर्न पार्ट यूनाइटेड स्टेट्स के पास, जबकि नॉर्दर्न पार्ट सोवियत यूनियन के हाथ में आ गया। 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नॉर्थ कोरिया में स्टैब्लिश की गई, जिसमें कि किम इल संग को लीडर बनाया गया। साइमल्टेनियसली साउथ में रिपब्लिक ऑफ कोरिया इमर्ज होकर आया। इसके कुछ टाइम बाद कोरियन वॉर देखने को मिलती है 1950 से 1953 तक, जिसमें कि ये जो डिवीज़न है और भी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो जाता है और एक आर्मिस्टिक एग्रीमेंट की जाती है, ना कि पीस ट्रीटी, जिसकी वजह से आज भी इन जोन्स पर टेंशन इन दोनों देशों के बीच में बनी हुई है। कोरियन वॉर के बाद और कोल्ड वॉर के दौरान किम इल संग को नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल मिलता है, जहां से वो किम फैमिली डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, और आज की ये वीडियो भी इसी पर बेस्ड होने वाली है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लीडर्स इन्हीं की फैमिली से बनने लग गए। सबसे पहले इनके बेटे किम जोंग इल और फिर उसके बाद इनके पोते किम जोंग उन। किम फैमिली की वे ऑफ थिंकिंग विद स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, अपने आइडियाज़ को किस तरह से ये कंट्री में फैलाते हैं, इसके अलावा बिग एम्फेसिस विद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, इन सभी चीज़ों ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है नॉर्थ कोरिया को शेप करने में। ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बहुत ही क्रूशियल है ये समझने के लिए कि किम फैमिली इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे बनी नॉर्थ कोरिया में, और कैसे इसने अफेक्ट किया कि कंट्री आज किस तरह से रन कर रही है, यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, एंड ओवरऑल सिचुएशन ऑफ द कंट्री। हम अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे नॉर्थ कोरिया के पहले सुप्रीम लीडर किम इल संग से, जिनका जन्म प्योंगयान के करीब एक गांव में हुआ था, जो कि एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। किम की अर्ली एजुकेशन मंचूरिया और साउथ कोरिया दोनों में ही स्पेंड करी जाती है, क्योंकि इनकी फैमिली जापानीज रेजिस्टेंस से बचने के लिए मंचूरिया से कोरिया बैक एंड फोर्थ आती जाती रहती थी। तो इन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन नॉर्थ ईस्ट चाइना के मंचूरिया में बिताया है। 1929 में इनको अपने ही स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था, क्योंकि ये अनलॉफुल स्टूडेंट एक्टिविटीज कर रहे थे, जिनके लिए इनको कुछ समय के लिए जेल भी हुई थी। रिलीज के कुछ टाइम बाद ही इन्होंने एंटी जापानीज गुरिल्ला बैंड्स को ज्वाइन कर लिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट चाइना से ऑपरेट करी जा रही थी, जिसमें काफी सारे कोरियंस ज्वाइन कर रहे थे। इन एंटी जापानीज गुरिल्ला बैंड्स का कनेक्शन उस वक्त की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से भी था, जिससे कि इन्होंने कोलैबोरेट किया था, और किम ने आगे चलकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन किया था। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में इनकी ज़्यादातर अचीवमेंट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इन गोरिल्ला एक्टिविटीज़ में बनाई थी, जो कि जापानीज़ के खिलाफ थी, जो उस समय पर इनको डिसमिस कर दिया जाता था, ये बोलकर कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बट फिर भी किम बाय नो मीन ये इकलौते ऐसे कोरियन लीडर थे जो इतना राइज किया इन्होंने, और यहाँ पर एक स्पेशल अटेंशन देखने को मिली जापानीज फोर्सेस की तरफ से। 1940 से 1941 तक जापानीज प्रेशर को फेस करते हुए काफ़ी सारे गोरिल्ला बैंड्स ने, और यहाँ तक कि किम ने भी डिसाइड कर लिया था कि हम विड्रॉ कर लेंगे इससे और अपनी सोवियत यूनियन की टेरिटरी में वापस चले जाएंगे। 1948 में कोरियन पेनिनसुला के डिवीजन से पहले ही किम इल संग नॉर्थ कोरिया में एक पॉलिटिकल लीडर की तरह इमर्ज किए। हालांकि उस टाइम तक इनको इतनी ज़्यादा पावर नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी ये इन्फ्लुएंशियल और अथॉरिटेटिव फिगर बनने की राह पर चल पड़े थे, और उसके कुछ टाइम बाद ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बनकर उभरते हैं। लेकिन इसके बाद इनको काफ़ी सारे कोरियंस की तरह ही ये जो डिवीज़न था ये पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये चाहते थे कि सिर्फ एक स्टेट होना चाहिए और एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, और इसके लिए ये कोरियन वॉर की शुरुआत करते हैं। लेकिन कंट्री को रीयूनिफाई करने का इनका अटेम्प्ट सक्सीड नहीं होता है, और 1953 में ये वॉर ख़त्म होती है और डिवीज़न कंटिन्यू रहता है।
किम अपनी पावर को कंसोलिडेट करने पर फोकस करते हैं और अपने जितने भी पॉलिटिकल राइवल होते हैं उसको पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं और ये एम करते हैं कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को एक इंडिपेंडेंट सोशलिस्ट एंटिटी बनाएंगे। हालांकि उस समय पर सोवियत यूनियन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसकी वजह से कम्युनिज्म काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था नॉर्थ कोरिया पर। लेकिन फिर भी किम इल संग अपनी खुद की आइडियोलॉजी लेकर आते हैं, ज्यूज की फिलॉसफी। अब ज्यूज की फिलॉसफी काफ़ी हद तक ये कहती है कि सेल्फ रिलायंट बनना और किसी भी अदर कंट्री पर रिलाय ना करना। इकोनॉमिक प्लान को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसमें कि एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से शुरुआत में तो इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है, बट 1970s तक आते आते इनकी इकोनॉमी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब नॉर्थ कोरिया के अपनी खुद की कंट्री को फिक्स करना था, इसकी वजह से इनको एडवाइस किया जाता है कि प्लीज़ आप अभी फाइट मत लो और कंट्री को रीयूनिफाई करने का जो अटेम्प्ट है ये कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी कंट्री को फिक्स करना था। इकोनॉमिक डिक्लाइन देखने को मिला नॉर्थ कोरिया में इतना ज़्यादा। इसके अलावा सदर्न पार्ट पर अमेरिकन सोल्जर्स भी थे, तो इन्होंने साउथ और नॉर्थ को एक करने का डिसीजन थोड़े दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया। लेकिन फिर भी ये नॉर्थ कोरिया है, छोटे मोटे हमले यहाँ पर देखने को मिलते रहते हैं जिससे कि साउथ कोरिया अनस्टेबल बना रहे। किम एक प्लान सजेस्ट करते हैं 1960 और 1980 में कि नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों को ही एक स्टेट बन जानी चाहिए, डेमोक्रेटिक हो, फेडरल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। एक बार फिर से 1971 और 1973 में नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही सामने आते हैं रीयूनिफिकेशन के मुद्दे पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात नहीं बनती। इसके बाद किम इल संग सोवियत यूनियन और चाइना से अच्छे रिलेशन बनाते हैं और जो भी डिसएग्रीमेंट्स होती हैं दोनों देशों के बीच में उनको न्यूट्रल ही रखा जाता है। हालांकि इन्होंने ये बात कही थी कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, बट फिर भी ये उसको बनाने के प्रोग्राम पर वर्क करते रहते हैं। मिड 1990s में किम की डेथ हो जाती है जब नॉर्थ कोरिया को एक्चुअली इंटरनेशनल हेल्प की ज़रूरत थी अपनी इकोनॉमी को संभालने में। किम इल संग इससे पहले इस चिंता में थे कि आखिर मेरे बाद कौन यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का चार्ज लेगा। सबसे पहले उन्होंने अपने छोटे भाई किम जोंग यू को सोचा, बट फिर उसके बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे किम जोंग इल को चुना। 1994 में किम इल संग का देहांत हो जाता है और उनके जाने के बाद नॉर्थ कोरिया कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस करता है उन डिसीजंस की वजह से जो उन्होंने इतने सालों में अपनी लीडरशिप के दौरान लिए थे। किम इल संग के मरने के बाद भी आज नॉर्थ कोरिया में इनका जो रुतबा है, इनका जो ओहदा है वो सबसे ज़्यादा है। आप इनके पिक्चर्स, इनके स्टैचूज हर जगह देखने को मिलेंगे, इवन दो हर एक सिटीजन के घर में भी। 1994 में किम इल संग की डेथ के बाद ये लीडरशिप पास होती है इनके बेटे किम जोंग इल पर, जो बनते हैं नॉर्थ कोरिया के दूसरे सुप्रीम लीडर। अपनी फादर के बाद किम जोंग इल मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और इसी दौरान सोवियत यूनियन कोलैप्स करती है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया में इकोनॉमिक ट्रबल्स देखने को मिलती है। और इसके तुरंत बाद मिड 1990s में एक नेचुरल डिजास्टर देखने को मिलती है, कॉजिंग इवन मोर प्रॉब्लम्स। अब इस डिजास्टर से ओवरकम करने के लिए ये हेल्प मांगते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एड वर्कर्स बुलाए जाते हैं। लेकिन किम जोंग इल की भी आइडियोलॉजी बड़ी अलग तरह की थी, इनको फॉरेन प्रेजेंस अच्छी लगती ही नहीं थी और इनको इस बात तक से प्रॉब्लम थी कि ये बड़े इकोनॉमिक चेंजेस नहीं करते थे अवे फ्रॉम सोशलिस्ट नेशन, जो चीज़ें अपने आप से ही करती थी। लेकिन फिर भी अराउंड 2002 तक इकोनॉमी को संभालने के लिए कुछ प्राइस और वेजेस में चेंजेस किए गए, लेकिन फिर इसको कुछ सालों के लिए ही रखा गया और 2005 में चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हो गई जैसे नॉर्थ कोरिया में पहले थी। अपनी फादर के डेथ के बाद ये ज़्यादातर मिलिट्री के साथ दिखने लग गए, लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मिलिट्री के सपोर्ट में है, इसके अलावा ये उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। किम जोंग इल द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया, इन्होंने दूसरी कंट्री के साथ डील करने का तरीका ही काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया। इन्होंने रिलेशनशिप बनाए कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ईयर 2000 में किम जोंग इल ने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ प्योंगयांग में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखी और वहां पर दोनों कोरियाज के बीच में कुछ वेरियस इश्यूज के बारे में बात की इंटर कोरियन समिट में। 외부 기자들도 수백 명 있는데 한 1000여 명 기자들도 기립박수하고 2007 में भी बहुत सारे डिस्कशन देखने को मिले दोनों कोरियाज के बीच में, डिस्पाइट द कंसर्न ऑफ न्यूक्लियर प्लान्स जो कि नॉर्थ कोरिया डेवलप करने पर लगा हुआ था। लेकिन अगले साल 2008 में
चीज़ें बिल्कुल ही पलट गई जब साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं ली म्योंग बाक। टाइम में हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो अपने फादर के फॉर्मल मॉर्निंग पीरियड में किम जोंग इल चाइना और रशिया विजिट करते हैं। ईयर 2000 में ये यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैडेलिन अल्बार्ट से भी मिलते हैं और मिसाइल्स और रीजनल सिक्योरिटी पर डिस्कशन चलती है। लेकिन 2001 में जब यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट बनते हैं जॉर्ज वी बुश, तो ये नॉर्थ कोरिया को कहते हैं कि आप विड्रॉ कर लीजिए इंटरनेशनल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और अपनी मिसाइल टेस्ट को रिज्यूम करिए। और इस वक्त तक डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो रिलेशन होते हैं अमेरिका के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर भी बातें होना बंद हो जाती हैं। 2002 में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग सामने आती है जब किम जोंग इल एक बोल्ड मूव लेते हैं कि जापानीज प्रीमियर के साथ एक मीटिंग रखते हैं दोनों कंट्री के वेरियस इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए एंड स्पेशली द फेट ऑफ जापानीज अबडक्टीज। अब ये जापानीज अबडक्टीज क्या है? ये एक स्पेशल थिंग है जहाँ पर इसमें वो नॉर्थ कोरिया से इंफॉर्मेशन मांगते हैं किडनैप हुए लोगों के लिए, उनको वापस लाने के लिए, या फिर जो भी हुआ पास्ट में उसके कंपनसेशन को ये सीख करते हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है जिसकी वजह से इनके जापान के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और इसके बाद जापान नॉर्थ कोरिया पर एक स्ट्रिक्ट सैंक्शन भी लगाता है। अगस्त 2008 में किम जोंग इल को एक हार्ट स्ट्रोक आता है जिसकी वजह से वो काफ़ी महीनों तक दिखते ही नहीं है। लोगों के मन में रूमर्स आते हैं कि आखिर कौन कंट्री को चला रहा है और ये रूमर्स और भी ज़्यादा तब फैलने लगते हैं स्पेशली जब एक मैनिपुलेटेड पिक्चर्स को सर्कुलेट किया जाता है कंट्री के अंदर जिसमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी एक्टिव है और गुड हेल्थ में है। लोग ये स्पेकुलेट करने लगते हैं कि आखिर इनके बाद कौन सक्सीड करेगा। जनवरी 2009 में किम अपीयर होते हैं और इनका वेट काफ़ी कम हो चुका होता है। इसके अलावा एक हाथ में इनकी मूवमेंट स्लाइटली कम हो जाती है लेकिन ये फिर भी मेंटली अलर्ट होते हैं। और फिर इसके एक साल बाद सितंबर 2010 में ये अपने तीसरे बेटे किम जोंग उन को अनाउंस करते हैं कि वो इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया के नए सुप्रीम लीडर बनेंगे। हालांकि कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी कि क्या किम जोंग उन किम जोंग इल के ही बेटे हैं। द फैक्ट दैट ये अक्सर अपने पिता के साथ दिखा करते थे और एक नोटिसेबल सिमिलैरिटी देखने को मिली इनके अपीयरेंस में इनके ग्रैंडफादर किम इल संग के साथ, तो लोगों को लगा कि शायद कुछ फैमिली कनेक्शन है इनके बीच। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने ये स्टेट किया 19 दिसंबर 2011 को कि किम जोंग इल की डेथ हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन आने लगी कि शायद अब किम जोंग उनको ही सत्ता मिलने वाली है। North Korea has bid a final farewell to the man it called its dear leader. For 3 hours, Kim Jong-un. Inexperienced, untested, and under 30, he's been named the great successor in this nuclear nation. अब अपनी फादर के डेथ के बाद किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बनते हैं। हालांकि इनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपीरियंस काफ़ी लिमिटेड होती है। ये अज्यूम किया जाता है कि इनको स्टेट, आर्मी, पार्टी और ऑफिशियली ये नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। किम जोंग उन 15 अप्रैल 2012 को अपनी पहली पब्लिक स्पीच देते हैं जब नॉर्थ कोरिया किम इल संग की 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा होता है। ये अपनी स्पीच में मिलिट्री फर्स्ट को बढ़ावा देते हैं और ये भी कहते हैं कि बाकी देशों का खतरा हम पर से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। Our revolutionary members who fight for victory and honor, and the flag will always encourage and lead us to the new victory. और ये इंडिकेट करता है कि किम जोंग उन अपने पिता के ही रास्ते पर चल रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर और मिसाइल्स को डेवलप करेंगे। और इसके बाद किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। 2006 से 2017 तक नॉर्थ कोरिया में 6 न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं जिनमें से 4 किम जोंग उन की लीडरशिप में आते हैं। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग रूलिंग वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की एक प्रोमिनेंट फिगर है।
इन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन ग्रैब करी जब इन्होंने अपने भाई को विंटर ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था। साउथ कोरिया की स्पाई एजेंसी ये सजेस्ट करती है कि किम यो जोंग ओवरऑल स्टेट अफेयर को देखती है। इसके अलावा प्योंगयांग की पॉलिसीज टुवर्ड साउथ कोरिया और यूएस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एक नोटेबल स्टांस देखने को मिला है कि ये पोटेंशियल पावर स्ट्रगल देखने को मिला है नॉर्थ कोरिया में, जब किम जोंग उन ने अपने ही अंकल को एग्जीक्यूट कराने का ऑर्डर दिया था दिसंबर 2013 में। एडिशनली ये भी माना जाता है कि किम जोंग उन ने अपने हाफ ब्रदर किम जोंग नाम का मर्डर करा दिया था फरवरी 2017 में एट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्योंगयांग ने अभी तक 6 न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया है। एडिशनली इन्होंने बैलिस्टिक्स मिसाइल को भी पॉसेस किया है और एक्सपर्ट्स ही मानते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स तक पहुंच सकता है। जनवरी 2018 में जब नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी तो किम जोंग उन ये एक्सप्रेस करते हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और सरप्राइजिंगली यूएस के उस टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और जून 2018 में ट्रंप और किम की एक हिस्टोरिक मीटिंग होती है, जिसकी वजह से ट्रंप पहले सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट बन जाते हैं जो नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ मीट करते हैं। I'd be very proud to do that. Okay, let's do it. Come on. इस मीटिंग के दौरान ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, ये प्लेज करते हुए कि एक कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ कोरियन पेनिनसुला। हालांकि इस एग्रीमेंट में स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं होते हैं कि आखिर किस तरह से ये गोल अकम्प्लिश्ड होगा। 2019 में एक सबमरीन से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है जो केपेबल है न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी करने के। एंड अर्ली 2020 में किम जोंग उन मॉरेटोरियम को लिफ्ट कर देते हैं कंट्री से ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग। अक्टूबर 2019 स्वीडन में एक लेटेस्ट डिस्कशन होती है ऑफिशियल्स के साथ में, ना कि लीडर्स के साथ। यूएस ये कहता है कि काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई है, जबकि नॉर्थ कोरिया ये बताता है कि यूएस के साथ कुछ भी नेगोशिएट करने जैसा है ही नहीं। और इसके बाद से कंटिन्यूसली मिसाइल टेस्ट करता रहता है नॉर्थ कोरिया, जबकि यूएस ये अर्ज करता है प्योंगयांग से कि जो बातचीत है वो दोबारा से रिज्यूम करी जाए। नॉर्थ कोरिया के अंदर किम फैमिली 3 जनरेशन से पावर में है और इसकी शुरुआत जब हुई थी जब इस कंट्री का बंटवारा हुआ था। एंड इस फैमिली रूल ने कंट्री के पॉलिटिक्स को ओवर द ईयर शेप किया है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप और भी ज़्यादा हिस्टोरिकल एंड जियोपॉलिटिक्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो।